होती है। यानी कि हमें मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा को ना दिया जाना का आज परिणाम यह है कि देश में केवल 42% छात्र ही 12वीं तक पहुंच पाते हैं। यानी देश का 60% बच्चों का हिस्सा जो छात्र होने की उम्र के बच्चे हैं वो शिक्षा से बाहर हो जाते हैं, एक्सक्लूड हो जाते हैं। हमारे देश में ड्यूअल मोड में एजुकेशन दी जाती है। अगर आप अमीर ज़्यादा हैं, आपके पास, आपकी जेब मोटी है, आपके पास औकात है, तो आप जाके स्प्रिंगडेल्स में पढ़ सकते हैं, आप डीपीएस में पढ़ सकते हैं, आप अमेठी पब्लिक स्कूल में पढ़ सकते हैं, आप आईपी में पढ़ सकते हैं। और अगर आप गरीब हैं, आप मजदूर परिवारों से आते हैं, आप दलित परिवारों से आते हैं, तो आपके लिए कबाड़ खाना, कचरा कबूतर खाना सरकारी स्कूल है। मैं दिनेश हूँ, क्रांतिकारी युवा संगठन से, और सदन में मौजूद सभी साथियों को मैं केवाईएस की ओर से क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूँ। साथियों, आज हम एनईपी की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ, या जो समाज में, देश में शिक्षा के जो हालात हैं उस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए इस सदन में इकट्ठा हुए हैं। अगर एनईपी को समझें तो सीधे तौर पर जो एक्सक्लूज़न है उसको एनईपी योजनाबद्ध तरीके से, नीतिगत तरीके से व्यवस्थित करने का काम कर रही है, उसको एक ढांचागत रूप में डालने का काम कर रही है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जब एनईपी 2020 की हम बात कर रहे हैं और वो एक्सक्लूज़न को बढ़ावा दे रही है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इससे पहले शिक्षा में एक्सक्लूज़न नहीं था। चाहे हम 1986 की शिक्षा नीति की बात कर लें, वहाँ पर भी हमें एक्सक्लूज़न दिखाई पड़ता है। हमारा तर्क ये है 2020 की एक्सक्लूज़न पॉलिसी के बारे में कि ये पार्लियामेंट से पास नहीं हुई, पर मेरा साथ में एक क्वेश्चन भी है कि 1986 की जो पॉलिसी थी वो तो पार्लियामेंट से पास हुई थी, तो क्या वो इंक्लूज़न की बात कर रही थी? क्या उसमें जो तमाम इस देश के बहुसंख्यक हिस्से हैं, गरीब हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, उनके इंक्लूज़न की बात थी? इसी तरह से ये जो एक्सक्लूज़न है 1986 से पहले से चला आ रहा है। 1950 में हमारे जो शिक्षा का अधिकार है उसको फंडामेंटल राइट से बाहर कर दिया गया। यहीं से एक्सक्लूज़न की शुरुआत होती है कि क्यों हमें फंडामेंटल राइट नहीं दिया गया, और उसी का परिणाम है हमें बाद में अधिकार मिला 2009 में, लगभग 60 साल बाद, पर उस समय तक बहुत पानी बह चुका था। उसी का, यानी कि हमें मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा को ना दिया जाना का आज परिणाम यह है कि देश में केवल 42% छात्र ही 12वीं तक पहुंच पाते हैं। यानी देश का 60% बच्चों का हिस्सा जो छात्र होने की उम्र के बच्चे हैं वो शिक्षा से बाहर हो जाते हैं, एक्सक्लूड हो जाते हैं। और ये सबसे बड़ा सवाल है। हम बात कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन की, हम बात कर रहे हैं फीस वृद्धि की, हम बात कर रहे हैं हॉस्टल की, हम तमाम तरह की बात कर रहे हैं, और ये समस्याएं हैं। और ये समस्याएं कहीं ना कहीं इसलिए भी है क्योंकि आप जितने छात्र यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में मौजूद हैं उससे बाहर एक बड़ा हिस्सा स्कूल के बाहर है, एक्सक्लूडेड है, और उनकी कोई आवाज नहीं उठ रही है, उनका कोई आंदोलन नहीं उठ रहा है, उनके प्रश्नों को कोई नहीं उठा रहा है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि हम जब यहां बैठे हैं तो उन युवाओं के प्रश्नों को कैसे उठाएंगे जो अलग अलग चरणों में शिक्षा से बाहर हो जाते हैं, शिक्षा को छोड़ देते हैं। यह सवाल हमारे लिए सबसे प्राथमिक सवाल होना चाहिए। दूसरी बात कि इस देश में जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, जो जिन लोगों को शिक्षा मिल रही है, जिन छात्रों तक शिक्षा पहुंच रही है, वो शिक्षा किस तरह की है? क्या सबको, जो इस मंच का नारा है कि सबको कॉमन एजुकेशन मिले, इक्वल एजुकेशन मिले, कॉमन स्कूल एजुकेशन मिले, क्या हमारे देश में कॉमन स्कूल एजुकेशन है? क्या हमारे देश में ड्यूअल मोड में एजुकेशन दी जाती है? अगर आप अमीर ज्यादा हैं, आपके पास, आपकी जेब मोटी है, आपके पास औकात है, तो आप जाके स्प्रिंगडेल्स में पढ़ सकते हैं, आप डीपीएस में पढ़ सकते हैं, आप अमेठी पब्लिक स्कूल में पढ़ सकते हैं, आप आईपी में पढ़ सकते हैं। और अगर आप गरीब हैं, आप मजदूर परिवारों से आते हैं, आप दलित परिवारों से आते हैं, तो आपके लिए कबाड़ खाना, कचरा कबूतर खाना सरकारी स्कूल है। और यही से हमारे समाज में जो गैर बराबरी की नींव यहीं से पड़ती भी है कि एक तरफ इस देश का जो अमीर है बेहतर संसाधनों के साथ, बेहतर सुख सुविधाओं के साथ बेहतर शिक्षा हासिल करता है, और दूसरी तरफ जो बहुसंख्यक हिस्सा है
वो घटिया स्कूलों में घटिया शिक्षा लेने को मजबूर है, जहां पर उसका पास होने का प्रतिशत बहुत कम है। और यही स्थिति केवल स्कूल तक सीमित नहीं है। हम क्योंकि यहां पर ज्यादातर वो स्टूडेंट्स हैं या वो प्रोफेसर हैं या वो आंदोलन करता है जो यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे हैं, इसलिए हमारी नजर स्कूल तक कई बार पहुंच ही नहीं पाती है। स्कूल के जो हालात हैं उन तक पहुंच ही नहीं पाती है। पिछले 3 सालों में देश में लगभग 60,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं, लेकिन हमारी तरफ से कोई बड़ा आंदोलन होते हुए हमने नहीं देखा। तो हमारा जो नजरिया भी है वो बहुत सीमित तरीके से एक यूनिवर्सिटी और उस तक अटक कर रह गया है कहीं ना कहीं, कि विश्वविद्यालय, और विश्वविद्यालय में भी हम जाएंगे तो वहां पर भी ड्यूअल मोड आपको दिखेगा। ड्यूअल मोड इस तौर पर नहीं कि वहां पर भी सरकारी और प्राइवेट है, मैं कह रहा हूं कि सरकारी में भी आपको ड्यूअल मोड दिख जाएगा। आप एक तरफ रेगुलर कॉलेजेस देखेंगे और दूसरी तरफ ओडीएल, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज चलाने वाले इंस्टीट्यूट देखेंगे। यह हमारे लिए देश के 75वें आजादी के अमृत महोत्सव में शर्म की बात है कि इस देश में इग्नू जैसा विश्व का सबसे बड़ा ओपन इंस्टीट्यूट है, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, जिसमें लगभग 40 लाख एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, यानी कि उनका एक्टिव एनरोलमेंट है। हम यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटीज में ये जो हिस्सा है हमारी नजर से बाहर हो जाता है। और जब हम दलित की और एसटी की बात कर रहे हैं, इग्नू में पिछले 9 साल में एससी स्टूडेंट का लगभग 248% से भी ज्यादा की संख्या में इजाफा हुआ है। और लालच क्या दिया जा रहा है कि इग्नू में दाखिला लीजिए, एससी स्टूडेंट्स को फ्री दाखिला देंगे। अरे भैया, उनको रेगुलर कॉलेज चाहिए, खैरात नहीं चाहिए, उन्हें शिक्षा का अधिकार चाहिए, उन्हें भीख नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ किताबें नहीं चाहिए, उन्हें भी प्रोफेसर के साथ क्लासरूम में पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। जैसे प्रोफेसर रतन लाल कह रहे थे कि शिक्षा केवल क्लासरूम और किताब लेना नहीं है, आप टीचर के साथ डायलॉग करते हैं, आप टीचर के साथ चाय भी पीते हैं, आप टीचर के साथ गपियाते भी हैं। ये शिक्षा है। पर हमें कहा जा रहा है कि आप इग्नू में दाखिला लीजिए, आपको फ्री दाखिला दिया जाएगा। ऐसी शिक्षा लेके हम क्या करेंगे? तो ये जो दोहरापन है शिक्षा में, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये जो ड्यूअल मोड है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये दोहरापन मैं नहीं मानता कि केवल शिक्षा में है, मैं ये भी मानता हूं कि ये दोहरापन हमारे इस आंदोलन में भी है। हम जब यहां पर प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं उस प्राइवेटाइजेशन से हमें जो पर्सनली फायदा होता है उसको लेने को भी हम तैयार हैं। जैसे कि प्रोफेसर्स का बच्चे यहां पे आके, प्रोफेसर्स यहां आकर भाषण देंगे, या यहां पे सामाजिक कार्यकर्ता आकर भाषण देंगे कि प्राइवेटाइजेशन बंद होना चाहिए एजुकेशन का, पर उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में अगर जा रहे हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? हम एक तरफ विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम उसका क्रेता भी हैं, उसके उपभोक्ता भी हैं। यह सबसे बड़ा दोहरापन है। जब हम कह रहे हैं कि बीजेपी प्राइवेटाइजेशन ला रही है, तो केरल गवर्नमेंट जब प्राइवेटाइजेशन ला रही है तो उसके खिलाफ हम चुप क्यों हैं? यह हमारा सवाल है, यह हमारा दोहरापन है। और जब तक हम इस दोहरेपन से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक हम इस अंतर विरोध से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक हम अपने आंदोलनों का पुनरावलोकन नहीं करेंगे, आलोचना नहीं करेंगे, हम सही दिशा में नहीं बढ़ पाएंगे। हम सही दिशा में इस मूवमेंट को नहीं लेकर जा पाएंगे। हम जो कॉमन स्कूल एजुकेशन का, जो केजी से पीजी तक का हमारा नारा है, उस तक पहुंचने में शायद असफल हो जाएंगे। इसीलिए इस मंच से मैं कुछ डिमांड्स फिर से, जो पहले से भी मैं रखता रहा हूं, केवाईएस रखता रहा है, और वो इस फोरम का भी हिस्सा है, उसे हमें पुरजोर तरीके से उठाने की जरूरत है। सबसे पहली डिमांड कि सभी को कॉमन स्कूल एजुकेशन दिया जाए। यह सबसे अच्छा नारा है। यह देश की बराबरी के लिए, भगत सिंह का हमने जन्मदिवस मनाया 28 तारीख को, उनके सपनों का भारत बनाने के लिए पहला कदम हो सकता है कि सबको कॉमन स्कूल एजुकेशन दी जाए। चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का, सबको समान शिक्षा मिले। चाहे मालिक का बेटा हो या मजदूर का, सबको एक कॉमन स्कूल मिले। तभी तो एक कल्चर बनेगा, तभी एक एनवायरनमेंट बनेगा। आज केजरीवाल सरकार कह रही है कि हमने स्कूल अच्छे कर दिए, पर मैं पूछना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि उनके नेताओं के बच्चे कहां जाते हैं? क्या किसी भी नेता का बेटा उनके खुद के सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाता है क्या? अगर वहां नहीं जाता है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं खोट है।
अगर कोई हलवाई कहे कि मेरी मिठाई ज्यादा अच्छी है और दूसरा बगल वाला मिठाई वाला भी कहे कि मेरी मिठाई भी ज्यादा अच्छी है, तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे पता करें किसकी मिठाई अच्छी है। और दोनों मार्केट करने में बड़े उस्ताद हैं। जैसे ही कदम बढ़ाया तो चिपक गए आके कि आइए ये लीजिए, बड़ा कंफ्यूजन। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि अगर आपकी मिठाई अच्छी है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, तो आप खा के दिखाइए। अगर आपके स्कूल अच्छे हैं तो आप अपने बच्चों को उन स्कूलों में पढ़ा कर दिखाइए, तो हम मान लेंगे कि आपके स्कूल अच्छे हैं। कहीं ना कहीं सरकारों को, उनके नेताओं को यह मालूम है कि उनके स्कूल अच्छे नहीं हैं। और जो हमारा नारा है कि कॉमन स्कूल एजुकेशन, उस पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। ड्यूअल मोड को खत्म होना चाहिए। जो भी प्राइवेट स्कूल हैं उनका राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। ये हमारा यहां से नारा है, ये हमारी यहां से डिमांड है। इसके अलावा जो एक्सक्लूजन है, हमें इस मंच को इस बात की ओर ध्यान देना पड़ेगा कि 12वीं तक केवल 42% छात्र ही पहुंच पाता है, उसका बड़ा हिस्सा शिक्षा से बाहर है। तो उन एक्सक्लूडेड, उन्हें स्टूडेंट्स कहें या यूथ कहें, उनकी मांगों को हमें सामने लाना पड़ेगा। इस मंच को उनकी मांगों को सामने लाकर उठाना पड़ेगा, उनके संघर्ष को बढ़ाना पड़ेगा, उनको मजबूत करना पड़ेगा। तीसरी चीज कि जो भी स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में बजट कटौती की जा रही है, उसको खत्म किया जाए। शिक्षा में बजट को बढ़ाया जाए। सभी स्कूलों में, कॉलेजेस में जो शिक्षक एडहॉक पर पढ़ा रहे हैं उनको परमानेंट नौकरी दी जाए। यह कोई गांव का खेत नहीं है कि किसान आएगा, बीज बोएगा, 2 दिन बाद आकर देखेगा। यहां पर रोज आपको क्लास में जाना होगा, क्लास में पढ़ाना होगा। पौधा अपने आप नहीं बढ़ेगा। तो यहां पर परमानेंट नौकरी की बात है कि सबको परमानेंट नौकरी दी जाए। तीसरी चीज कि जो मौजूदा यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 80 कॉलेजेस हैं, जिसमें से कुछ कॉलेजेस जो हैं वो मॉर्निंग में चलते हैं और कुछ इवनिंग में भी चलते हैं, पर ज्यादातर कॉलेजेस में केवल मॉर्निंग में क्लासेस होती हैं। तो क्यों नहीं हम यहां से मांग उठा सकते कि जब तक नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता है, ये बिल्डिंग जब रात में सुनसान हो जाती है, जहां पर लोगों को लग सकता है कि भूत मंडरा रहा होगा, वहां पर अगर छात्र पढ़ने आ जाएं तो क्या दिक्कत है? इवनिंग कॉलेजेस क्यों नहीं शुरू किए जा सकते? हम ये मांग क्यों नहीं उठा सकते कि 2 बजे के बाद जिस तरह से सरकारी स्कूलों में बच्चे चले जाते हैं, उसी तरह से कॉलेजेस में भी? क्योंकि अगर हमारे पास कहा जा रहा है कि संसाधन कम है, मैं ये मानने को कतई तैयार नहीं हूं कि संसाधन कम है, क्योंकि 10,000 करोड़ के 3 रेलवे स्टेशन पर खर्च करने के लिए मोदी सरकार के अभी उन्होंने इनॉग्रेशन किया है। अहमदाबाद, मुंबई और नई दिल्ली, 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो पैसे की कमी नहीं है, पर फिर भी जब तक नए कॉलेज बने उससे पहले जो हमारा मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इवनिंग क्लासेस क्यों नहीं दी जा सकती? ये सवाल है और ये हमारी मांग है कि इवनिंग क्लासेस के लिए हम बात करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में छात्र औपचारिक शिक्षा तक पहुंच सकें। इसी के साथ एक और जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि डेप्रीवेशन पॉइंट क्यों नहीं दिए जा रहे? सरकारी स्कूल से पढ़ने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय में, हायर एजुकेशन में डेप्रीवेशन पॉइंट का प्रावधान किया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र दलित, मजदूर, गरीब, आदिवासी परिवारों से आते हैं और वो अपनी पीढ़ी के, अपने परिवार की पहली पीढ़ी होते हैं जो शिक्षा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं या आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जब 12वीं में हम पहुंचते हैं तो पहले क्या था? पहले था कट ऑफ, और उसको हम देशी भाषा में कहें तो कट ले, कि कट ले बेटा, कट ले, हो गया तेरा, अब तू मत पढ़, 12वीं तक पढ़ लिया ना सरकार की खैरात पे, अब ठीक है, अब आगे मत पढ़। तो यानी, हाँ मैं खत्म ही कर रहा हूं, मांग अपनी पढ़ रहा हूं। तो यानी कि जो सरकारी स्कूल से डिप्राइव सेक्शन का जो बच्चा आता है उसको डेप्रीवेशन पॉइंट यूनिवर्सिटीज में दिए जाएं। कम से कम 20% डेप्रीवेशन पॉइंट उनको यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में दिए जाएं। ये हमारी इस मंच से मांग है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात भी खत्म करूंगा, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। इग्नू है, एनआईओएस है, एनआईओएस में 5 लाख स्टूडेंट हर साल दाखिला लेता है। यह हमारे लिए शर्म की बात है, क्योंकि वो भी दुनिया का सबसे बड़ा स्कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देता है। तो हम गर्व कहां करें इस देश पे? मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि आजादी के 75 साल बाद भी हम शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, हम शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। और एनईपी जो हमारी जो बीमार शिक्षा व्यवस्था है, जो अभी बोर्ड में है, एनईपी उसे वेंटिलेटर पे लाने का काम कर देगी। और अगर हमारे आंदोलन का दोगलापन खत्म नहीं हुआ, हमारे व्यक्तित्व में जो दोहरापन है वो खत्म
नहीं हुआ तो मुझे वो फिल्मी दुनिया का वो सीन याद आता है जब डॉक्टर कहता है कि माफ करना, हम तुम्हारे रिश्तेदार को बचा नहीं पाए। तो शायद हम भी अपने आने वाली पीढ़ी को कहेंगे कि बेटा माफ करना, हम सरकारी शिक्षा व्यवस्था के लिए आपको बचा नहीं पाए। शुक्रिया। इंकलाब।